हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम होम साइंस का जो फर्स्ट ब्रांच है न्यूट्रिशन साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में हमने आपको पौष्टिक तत्व के विषय में बताया, जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का अध्ययन कर लिया, विटामिन्स का हम अध्ययन कर रहे हैं। और विटामिन्स में हमने बताया था आपको कि विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन चार होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। तो पिछले वीडियो में हमने विटामिन ए पढ़ लिया, डी पढ़ लिया और ई का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, विटामिन ई के विषय में कुछ हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको देख करके क्लियर कर लीजिएगा कि विटामिन ई को हम कई नामों से जानते हैं, है ना, और विटामिन ए क्या कार्य करता है। ठीक है, तो उसके विषय में हमने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज हम विटामिन ई के विषय में आगे पढ़ेंगे। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, हमने बताया आपको, और विटामिन ई को ही हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को ही हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि हमारे स्किन में होता क्या है कि मुक्त मूलक निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, और ये विटामिन ई करता क्या है कि इन अपशिष्ट पदार्थों को, मुक्त मूलकों को हमारे स्किन से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो मुक्त मूलक पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर से, हमारे स्किन से बाहर नहीं निकलेगा, जिससे कि हमारा स्किन, हमारा चेहरा, हम कैसे दिखेंगे, ओवर एज दिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। आगे हम इसके विषय में पढ़ेंगे। टोकोफेरॉल भी कहते हैं। टोकोफेरॉल कैसे उत्पन्न हुआ है, इसको हम टोकोफेरॉल क्यों कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ और आपको याद दिला दें, विटामिन ई को हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ये प्रजनन क्रिया में सहायक होता है, इसलिए इसको हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसको टोकोफेरॉल क्यों कहते हैं और टोकोफेरॉल शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ देखिएगा, टोकोफेरॉल ग्रीक शब्द टोकोस तथा फेरॉल से बना है। टोकोस का अर्थ है शिशु को जन्म देना। प्रजनन का मतलब तो यही होता है ना, शिशु को जन्म देना। किसका अर्थ होता है? टोकोस का होता है। ठीक है, और फेरो का अर्थ है संपन्न करना। संपन्न करना, क्या संपन्न करना? शिशु को जन्म देना, संपन्न करना। ठीक है, तथा ऑल का अर्थ होता है एक एल्कोहल। ओल का मतलब क्या होता है? एल्कोहल। इस प्रकार अगर तीनों शब्दों को मिला दिया जाए तो टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात ऐसा विटामिन या विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जिसमें शिशु उत्पन्न करने की क्षमता का एल्कोहल होता है। विटामिन ई एक ऐसा एल्कोहल होता है जिसमें शिशु को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्लियर? आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि टोकोफेरॉल का किस शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। और किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? टोकोस धन फेरॉल धन ऑल। ठीक, तीनों का अर्थ भी हमने आपको बताया था। टोकोस का अर्थ होता है शिशु को जन्म देना, फेरॉल का अर्थ होता है संपन्न करना, और एल्कोहल क्या है? एल्कोहल है। ठीक, तो विटामिन ई एक ऐसा एल्कोहल जो शिशु को जन्म देने में या जन्म देने की क्रिया को संपन्न करता है। यहाँ हम पढ़ेंगे विटामिन ई के कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं। तो आप जान लीजिए विटामिन ई के दो रूप होते हैं। एक तो होता है टोकोफेरॉल, एक होता है टोकोट्रिनॉल। देखिएगा, टोकोफेरॉल ये क्या है? टोकोफेरॉल। और सेकेंड है स्टूडेंट टोकोट्रिनॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल जो होता है ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल और डेल्टा टोकोफेरॉल। अल्फा, बीटा और डेल्टा टोकोफेरॉल। ठीक है, इनके विषय में बताया गया कि अल्फा टोकोफेरॉल जो होता है सबसे अधिक सक्रिय रूप है। सबसे अधिक सक्रिय रूप कौन सा है? अल्फा टोकोफेरॉल।
यह असंतृप्त जटिल अल्कोहल होता है। ठीक है। दूसरा है हमारा बीटा टोकोफेरॉल, यह अल्फा की मदद करता है, मतलब एक हेल्पर के रूप में रहता है। और डेल्टा टोकोफेरॉल जो होता है ये निष्क्रिय रूप होता है टोकोफेरॉल का। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो दो तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ई के कितने रूप होते हैं, तो आप बताओगे 2 रूप होता है। अगर पूछता है कौन कौन सा रूप है, तो आप बताओगे टोकोफेरॉल और टोकोट्रिनॉल। फिर अगला क्वेश्चन कर सकता है कि टोकोफेरॉल को कितने रूप में बांटा गया है, या टोकोफेरॉल के कितने रूप हैं। आप बताएंगे 3 रूप हैं, अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा और डेल्टा। क्लियर है। फिर पूछते हैं आपसे कि अल्फा बीटा डेल्टा में टोकोफेरॉल का कौन सा रूप सक्रिय रूप होता है। आपका आंसर आएगा अल्फा टोकोफेरॉल सक्रिय रूप होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा रूप निष्क्रिय रूप होता है, तो आप बताएंगे डेल्टा। डेल्टा टोकोफेरॉल जो होता है ये टोकोफेरॉल का निष्क्रिय रूप होता है। क्लियर स्टूडेंट। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं और डाउट क्लियर करूंगी आपकी। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे विटामिन ई के गुणधर्म को। विटामिन ई के कुछ गुणधर्म भी होते हैं, देखिएगा। गुणधर्म, अगर आपसे विटामिन ई की विशेषता पूछती है तो वही गुणधर्म और विशेषता एक है। ठीक है। आप देखिएगा विटामिन ई के क्या गुणधर्म है। तो सबसे पहला हमने बताया कि विटामिन ई जो होता है वसा में घुलनशील है, जबकि जल में अघुलनशील होता है। ये तो आप भी जानते हैं कि यह वसा में घुलनशील विटामिन है। सेकेंड है स्टूडेंट, वसा के साथ साथ यह बेंजीन, एसीटेट और ईथर में भी घुलनशील है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो जो विटामिन वसा में घुलनशील है ई, और ये इसके साथ साथ कहाँ कहाँ घुल सकता है, तो बेंजीन में घुल जाएगा, एसीटेट में घुल जाएगा और ईथर में भी यह घुल जाता है। तीसरा है ऑक्सीकरण प्रतिरोधक विटामिन है। ऑक्सीकरण प्रतिरोधक का मतलब समझते हैं, ये ऐसा विटामिन है जिसके वजह से किसी भी खाद्य पदार्थ में ऑक्सीनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे आप खाद्य पदार्थ को, जैसे आपने किसी भोज्य पदार्थ को काट दिया तो वो ब्राउन हो जाता है ना। लेकिन अगर विटामिन ई युक्त भोज्य पदार्थ है उसको आप काट दोगे तो वो उसका कलर ब्राउन नहीं होगा। जैसे अनाज हुआ आपका, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, है ना, इन सब में विटामिन ई हमें मिलता है और उन्हें आप काट दोगे ना तो वो कलर ब्राउन नहीं होगा। ये कलर जो ब्राउन हो जाता है, जैसे आप आलू छील करके रख दो, देखो छील करके आलू जब आप रख देते तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीनेशन प्रोसेस उसमें हो जाते हैं। लेकिन जिसमें विटामिन ई होता है उसमें ऑक्सीनेशन प्रोसेस नहीं होते, जिसके कारण उसका कलर ब्राउन नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा होता है फोर्थ है, अम्ल ताप से प्रभावित नहीं होता परंतु सूर्य की पराबैंगनी किरणों से यह नष्ट हो जाता है। विटामिन ई जो होता है इसका अम्ल का, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होता है, अल्ट्रावायलेट जो किरण होता है, उससे ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हल्का पीले रंग का तथा छूने पर हल्का तेलीय जैसा होता है। विटामिन ई जो होता है ये हल्का पीले रंग का होता है और छूने पर हल्का तेलीय चिपचिपा सा होता है। ठीक है। ये इसकी कुछ विशेषताएं रही। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे विटामिन ई के कार्य। विटामिन ई के कार्य देखिएगा। विटामिन ई के कुछ कार्य होते हैं स्टूडेंट, देखिए। विटामिन ई प्रजनन क्रिया में सहायक विटामिन है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। विटामिन ई का एक कार्य होता है क्या? प्रजनन क्रिया में सहायता करना। दूसरा होता है विटामिन ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, ये भी हमने आपको बताया। यहाँ सीधा प्रश्न किया जाता है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया है। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। तो यहाँ तो विटामिन ही पढ़ रहे हैं, तो ई तो है ही, इसके साथ साथ विटामिन ए और सी, विटामिन ए और विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट, त्वचा को सुंदर बनाने का कार्य भी यह करता है। कौन? विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये वसा को सुंदर बनाने का भी कार्य करता है। किसको? विटामिन ई त्वचा को सुंदर बनाने का कार्य करता है।
ठीक है। इसके बाद फोर्थ है विटामिन ई यकृत में बनने वाले विष कार्बन टेट्राक्लोराइड से होने वाले नुकसान से बचाता है। कौन बचाता है? विटामिन ई बचाता है। विटामिन ई क्या करता है? हमारे यकृत में, हमारे जो लीवर होते हैं उसमें कुछ विषकारक पदार्थ भी बनते हैं जिनसे हमारे हेल्थ पे हानिकारक इफेक्ट पड़ता है, परंतु विटामिन ए क्या करता है? उन हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देता है जिससे कि उनका कोई भी प्रभाव हमारे बॉडी पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी नष्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यह मुक्त मूलकों को नष्ट करता है। किसको नष्ट कर देता है? मुक्त मूलकों को नष्ट कर देता है। मुक्त मूलकों को नष्ट करने से क्या प्रॉफिट होता है? जब ये हमारे शरीर में ना, हमारी स्किन में क्या होता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो रोम छिद्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। जब हमारे शरीर में विटामिन ई होता है तो ये मुक्त मूलकों को नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा स्किन शाइनिंग हो जाता है, हमारी स्किन में शाइनिंग हो जाती है और हम एज से कम दिखते हैं। परंतु जब हमारे शरीर में मुक्त मूलक उपस्थित रहेंगे तो हम एज से अधिक दिखते हैं, ओवर एज दिखते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या करता है कि मुक्त मूलकों को नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारा स्किन देखने में और सुंदर लगता है, कम एज का दिखाई देता है। ठीक है। 6 स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी भूमिका निभाता है। विटामिन ई जो होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट होता है जो हमारी रक्त वाहिनियों, धमनी और शिराओं में जम जाता है, अंदर की तरफ जम जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड आसानी से सर्कुलर नहीं कर पाता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाता है, जिससे क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या फिर लो हो जाता है, कि है ना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि हमारा हार्ट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता या फिर ओवर वर्क करना पड़ता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये करता क्या है? विटामिन ई क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को नष्ट करने का कार्य करता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको नष्ट करने का कार्य करता है। जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नहीं होगी, हमारी वाहिनियाँ क्लीन होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो ब्लड बिल्कुल आसानी से अपने एक समान चाल से हमारे पूरे शरीर में जाता आता रहता है, जिससे कि हमको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट 7वां पॉइंट है हमारा, रक्त के आरबीसी के निर्माण के लिए भी यह सहायक होता है। आरबीसी का मतलब होता है हमारे रक्त में जो रेड ब्लड सेल होता है उसके निर्माण में भी विटामिन ई सहायक होता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको विटामिन ई के कार्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे विटामिन ई की कमी का प्रभाव। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो सबसे पहले ही हमने आपको बता दिया कि विटामिन ई जो होता है ये प्रजनन क्रिया में सहायक विटामिन होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, बताया ना। और इसके साथ साथ मुक्त मूलकों को नष्ट करने में भी सहायक होता है, इसीलिए तो हम इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। तो इसकी कमी से क्या होगा? जो कार्य ये कर रहा है वही कार्य नहीं करेगा, यही होगा ना। जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो विटामिन ई जो कार्य कर रहा है वो नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो उससे संबंधित हमारे शरीर में क्या होगा? डिजीज हो जाएगी, रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए, सबसे पहले विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा? जब प्रजनन क्षमता में कमी होगी, बाझपन अधिक हो जाएगा, है ना। जिस व्यक्ति में विटामिन ई की कमी होती है तो उसको बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, जिससे कि हम बाझपन, इसीलिए हम इसको बाझपन विरोधी विटामिन कहते हैं। बाझपन रोधी मतलब बाझपन नहीं होता है, बच्चे को जन्म देने में यह सहायक विटामिन होता है। तो जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो प्रजनन क्षमता में भी कमी हो जाती है। सेकेंड हमने बताया हृदय संबंधी विकार, मधुमेह भी संभव है। क्यों? अभी तो हमने आपको बताया है कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? विटामिन ई करता है। जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई होता है स्टूडेंट, तो ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? नियंत्रित करता है।
और जब ये नियंत्रित कर लेगा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, हृदय संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएंगे, जिससे हमारे शरीर के जितने भी पार्ट हैं अस्वस्थ होंगे। इसके साथ ही साथ हृदय को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ब्लड हो सकता है हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाए, हृदय को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा तो हृदय भी विकार हो जाएगा, हृदय की रोग हो जाएंगी, है ना। इसके साथ साथ मधुमेह भी संभव है क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड है आरबीसी का विघटन होगा। हमने बताया ना आरबीसी के निर्माण में यह सहायक होता है, और जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो आरबीसी का निर्माण सही ढंग से नहीं ना होगा, तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस। ठीक है। इसके बाद हमने चौथा बताया मुक्त मूलकों का नाश नहीं होगा। हमारे शरीर से मुक्त मूलक नष्ट नहीं होंगे तो हमारा स्किन ओवरेज दिखेगा, और मुक्त मूलकों को नाश करने का कार्य कौन करता है, विटामिन ई करता है, और इसी कारण हम विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। बात समझ में आई। तो हमारा स्किन एकदम सूखा सूखा सा दिखेगा, जैसे कछुए का स्किन नहीं होता है सूखा सूखा सा मुरझाया सा, वैसा दिखेगा। और फिफ्थ है स्टूडेंट मस्कुलर डिस्ट्रीफा, मांसपेशियों के रेशों का क्षय होने लगता है। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो उनकी क्षय होने लगती है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां मुरझाई सी प्रतीत होती हैं। ठीक स्टूडेंट। इसके बाद विटामिन ई की प्राप्ति का स्रोत क्या है वो हम देखेंगे। तो मक्के के भ्रूण से, मक्का जो होता है उसके अंदर वाले पार्ट के तेल से ये प्राप्त होता है, मक्के के भूसी के तेल से प्राप्त होता है, गेहूं और जौ की भूसी से ये हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों और फ्रूट से भी हमें ये अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। इस तरह से आज हमारा विटामिन ई कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन के को पढ़ेंगे, और विटामिन के पढ़ लेंगे तो हमारा विटामिन का चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। जब हम विटामिन के पढ़ लेंगे तो हमारा जो प्रोटीन का विटामिन का चैप्टर है वो फुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक वीडियो करके पूरा देख डालिए, आप नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे से, आपका न्यूट्रिशन साइंस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।